आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। लाइक अगर आपकी 7 CGPA से कम है, अगर आपको नर्वसनेस नहीं होती ना, तो समझ लेना आप सीरियस नहीं हो। या तो आप मिमिक्री कर दो किसी की, या तो आप छोड़ दो रूम। चल, कोई भी HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी CV के थ्रू आपके जाएगा। ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। एंड आज की वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिसका नाम है उत्कर्ष कुशवाहा, जो मेरा फ्रेंड है। एंड ये पहली वीडियो है प्लेसमेंट सीरीज़ की। काफ़ी सारी वीडियोस और भी आएंगी प्लेसमेंट सीरीज़ के अंदर, तो आपको काफ़ी इंसाइटफुल रहने वाला है ये पूरी सीरीज़। और आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी बच्चे पूछे थे कि कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ में कितना फोकस देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कैसे क्लियर करने हैं। तो यार, अगर जिस बंदे की प्लेसमेंट लगी है, अगर वो ज़्यादा बताएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यार, उत्कर्ष इज़ विद अस एंड काफ़ी कुछ है बताने के लिए उत्कर्ष के बारे में, बट मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं इतनी मेमोराइज़ नहीं कर पाया। तो आई वुड रिक्वेस्ट उत्कर्ष टू प्लीज़ गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिमसेल्फ। Firstly, thank you, Tushar, for inviting me for this interview, and especially as a first guest for this placement series. So, hi guys, this is Utkarsh Kushwaha. I am currently in my third year pursuing BCom Honours from Shahid Bhagat Singh College. Talking about my college life, I am currently a part of 4 societies. Earlier I was a part of many societies, but currently being in third year, I am a part of 4 societies, and I am proud to say that I am in the core team of all 4 of them. So I have had a conversion rate of around 100% itself. So along with this, talking about my internships, so I have done various like 6 to 7 internships in all, and one of the some of the branded internships are as follows. Like I have done internship with Urban Company, with Impact Investors Council, and currently I am doing one internship with Niti Aayog. So these are some of the major ones. Also, I have like many hobbies. I try to explore different things. Some of my hobbies include like I'm a part-time digital creator. I create content on LinkedIn as well as on Instagram. Along with this, I'm a part-time mimicry artist as well. So yup, I guess that is it about me. Also, I hold a placement offer with Deloitte. कंडीशन ये है कि बस पास हो जाए इस सेम में, तो वरना वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो है, बट हो जाएंगे। सो यार देखो, इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैं सब बताता तो कैसे होता। सो यार, आज की वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं कि डिलॉयट का प्लेसमेंट प्रोसेस क्या रहता है, कितने राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो उत्कर्ष को काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर एड्यू। एंड बेसिकली इस पूरी वीडियो को मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ, जितना मुझे पता है। कि सबसे पहले वेटिंग राउंड होता है, देन उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, देन फाइनल पर्सनल इंटरव्यू। अगर कंसल्टिंग में जाए तो 1-2 राउंड्स और ऐड ऑन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल गेस्टिमेट्स का राउंड या फिर केस स्टडी का राउंड, ठीक है। तो लिमिटेड रखेंगे। तो यार, सबसे पहले मुझे ये बता, CV वेटिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ CV के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है डिलॉयट का अलग फॉर्मेट होता है CV का, तो उसके बारे में मेंशन कर दे। एंड तूने अपना CV किस तरह से फॉर्मुलेट किया थ्रू आउट दी 3 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली CV के लिए आपको पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो आपको टेम्पलेट कौन सा चूज़ करना है। एक होता है, आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इनफॉर्मल टेम्पलेट कौन सा और फॉर्मल टेम्पलेट कौन सा है। और जो डेलॉयट जैसे होती है, वो अपना खुद का टेम्पलेट दे देती है। जो जब भी आपकी प्लेसमेंट में लाइक स्पेशली फॉर स्पेसिफिक डेलॉयट आएगी, तो आपको वो वाला टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगी। अगर वो आपको टेम्पलेट अभी भी चाहिए, अगर अभी आपको चाहिए, तो मैं तुषार को प्रोवाइड कर दूँगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। तो सबसे पहले तो आ गई टेम्पलेट की बात। उसके बाद आता है लाइक अपने पूरे साल, ये थ्रू आउट द 3 ईयर्स या थ्रू आउट द 2 ईयर्स बोलें, जो उसके बाद इनकी प्लेसमेंट आ जाएगी। तो थ्रू आउट द 2 ईयर्स आपने कौन से कोर्सेज़ किए हैं, आपने कौन सी इंटर्नशिप्स की है, उसको आप कितनी क्रिस्प तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। वही चीज़ है, लाइक आपने भले ही 2-3 इंटर्नशिप्स की है या 3-4 इंटर्नशिप्स की है, आप उसको, लोग होते हैं जो पूरा CV भरना चाहते हैं, वो एक पेज पूरा CV का भरना चाहते हैं, तो वो 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं इंटर्नशिप के अंदर। यूजुअली अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया, आपको अपने एक्सपीरियंस को, चाहे आपका जितना भी वास्ट एक्सपीरियंस हो, आपको 2-3 पॉइंट्स में सारी चीज़ें समअप करनी पड़ेगी, फिर वो चाहे सोसाइटीज़ का एक्सपीरियंस हो या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो। तो बेसिकली आपने जितना भी किया है, आपको उसको क्रिस्प करना आना चाहिए CV में। ये सबसे मेजर पॉइंट हो गया। सेकेंडली, आप जब CV कहीं पर भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो कोई भी HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी CV के थ्रू आपके जाएगा। तो आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट करने होंगे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अभी आप सीखोगे, आपको प्लेसमेंट सेल भी आपको बताएगा कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा। वो स्किमिंग जो होती है CV की, वो उन्हीं के थ्रू होती है। तो जो CV है वो आपकी बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, और कीवर्ड्स बहुत अच्छे से मेंशन होने चाहिए, वो हाईलाइटेड होने चाहिए या बोल्ड होने चाहिए। तो यार, मुझे जहाँ तक मेरे एग्जैक्ट नंबर भी नहीं याद कि हर सेकंड के अंदर पता नहीं कितने CV ही निकलते हैं। तो यार, आपका CV अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, और अट्रैक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, या फिर डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा अगर ऐसे करोगे।
तो बेसिकली तीन चीज़ें आपके CV में होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ एकेडमिक्स, नंबर 2 इज़ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या PORs, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस, फ्रीलांसिंग वर्क वगैरह हो या फिर खुद का वेंचर्स। एंड नंबर 3 इज़ आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट वगैरह कि आपको इसके अलावा किस चीज़ों में शौक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें तो आई गेस सब कुछ कवर है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सेकंड प्रोसेस इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारी भीड़ आती है, ऑलमोस्ट जितने भी सारे बच्चे होते हैं सभी का ऑलमोस्ट CV वेटिंग राउंड क्लियर हो जाता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं सब। तो कैसा लेवल रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, क्या सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम मिलता है, सभी के बारे में थोड़ा। तो वैसे जैसे कॉर्पोरेट ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, फिर वो चाहे कंसल्टिंग का हो चाहे बिग फोर्स के हो, इनके एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले तो आपको ऐसा वो नहीं समझना कि UPSC का एग्ज़ाम है या SSC का एग्ज़ाम है जो आपको 1 साल पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी या 6 महीने या कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीरियस हो इन सब टेस्ट के लिए, सिर्फ 15 दिन पहले भी आप नॉर्मल प्रिपरेशन शुरू करते हो। और सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो इंटरनेट खुद ही है। आप इंटरनेट में नॉर्मल सर्च भी मारते हो, डेलॉइट मॉक टेस्ट है, जिसका भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उनके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आ जाते हैं, वो भी फ्री में। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में। और जो नॉर्मल सेक्शंस आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, फिर वही कंसल्टिंग में थोड़ा बहुत ऐड माइनस हो सकता है, बट जो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सेक्शंस होते हैं, पहला आपका इंग्लिश हो गया, देन लॉजिकल रीजनिंग, एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एक एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का एक सेक्शन होता है। तो ये 4 सेक्शंस आपके आते ही आते हैं और फिर कंसल्टिंग में कुछ ऐड हो जाता है, कुछ चीज़ें माइनस हो जाती है। तो ये 4 सेक्शंस आपको नॉर्मली, अगर आप पहले से ही किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हाँ या फिर कैट या फिर UPSC, बिल्कुल, तो आपको एक एज मिल जाता है कि आपकी तैयारी ऑलरेडी होती है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बट जो लोग भी नया कर रहे हैं तो उनको ऐसा डरना नहीं कि उनके पास कॉम्पिटिटिव एज है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी। यहाँ तक मुझे ध्यान है कि हम दोनों में से कोई तैयारी नहीं कर रहा था एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 15 दिन भी ढंग से पढ़ते हो, इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हो, मॉक पेपर्स देते हो, तो क्यों नहीं होगा आपको। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल रहता है और जो उसका लेवल होता है टेस्ट का वो मीडियम टू ईजी रहता है, कभी भी डिफिकल्ट जाता ही नहीं है मॉक टेस्ट, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे पास आए, जितने ज़्यादा लॉट में लोग आएंगे उनको सिलेक्शन प्रोसेस उतना ज़्यादा फिल्टर आउट करने में उनको भी अच्छा लगता है। तो मीडियम टू इजी रहता है, कभी भी डिफिकल्ट पेपर जाएगा ही नहीं, चाहे किसी भी शिफ्ट का हो। और क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल डेलॉइट में 90 क्वेश्चंस आएंगे, आपको अराउंड 50 मिनट्स मिलते हैं, तो यही हो गया आपका, अगर देखें तो 30 सेकंड्स पर। अच्छा, 50 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस, तो अराउंड 30 सेकंड्स पर। वो हर सेट का अलग अलग स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। एंड चलो एप्टीट्यूड के बारे में बात की कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, बट हाँ जहाँ तक मैं अगर बात करूँ कंसल्टिंग में हो सकता है कि लेवल अप हो थोड़ा एज़ कम्पेयर विद ऑडिटिंग फर्म्स, ठीक है। तो यार नेक्स्ट चीज़ बढ़ती है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे ऑलमोस्ट भीड़ खत्म हो जाती है ना। और कितने बच्चों ने अप्लाई किया अपने कॉलेज में? अराउंड हमारे कॉलेज में 400 to 500 बच्चों ने अप्लाई किया होगा, और जो GD राउंड में पहुंचे वो 160 पहुंचे। यार देखो 50% से भी ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, तो कंपटीशन आपका खत्म हो जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद। तो थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे एप्टीट्यूड टेस्ट की तो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में कैसे टॉपिक्स होते हैं और किस लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स मांगते हैं डिलॉइट वाले, स्पेसिफिक बोलूँ तो डिलॉइट वाले क्या चीज़ देखते हैं कैंडिडेट के अंदर? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो भी सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो अगर आपको ग्रुप डिस्कशन ये बिग फोर्स या फिर कंसल्टिंग कंपनीज़ का क्रैक करने हैं तो आपको उनकी साइट के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा पहले तो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह क्या है, क्या चीज़ें हैं। उनकी वेबसाइट पर आपको एक सेक्शन मिलेगा या तो न्यूज़लेटर का या ब्लॉग्स नाम से, आप उस पर जाओ, वो देखो वो किस टॉपिक पे डाल रहे हैं, या काफ़ी सारे GD टॉपिक्स उन्होंने ही दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टू डेलॉइट उन्होंने ब्लॉग्स में वो टॉपिक डाले हुए हैं GD के ऑलरेडी, और 100% ऑफ द टॉपिक जो इस बार सिर्फ SBSC में नहीं सारे प्लेसमेंट कैंपस में, मैंने अपने दोस्तों से बात की तो वो भी बता रहे थे कि उन्हीं में से टॉपिक्स आए थे। तो 100% टॉपिक्स अगर उसी में से आ रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा करना है कि रिसर्च करना है। आप बस टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ, कोई नहीं कह रहा कि आप फॉर अगेंस्ट वहीं पे सब तैयार करके बैठ जाओ। सारे टॉपिक से 27-30 टॉपिक्स होंगे, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि है क्या, डेफिनेशन देख ली, थोड़ा बहुत समझ लिया, फिर वहाँ जाके वही टॉपिक आता है तो आपके पास वो एज होगा फिर से कि आप GD में पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहाँ पे ले सकते हो, जो बहुत ही मायने रखता है। और वहाँ पे भी लाइक अलग से भी टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक जनरलाइज सेंस में होता है, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन वो कभी पूछेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी है तो वो क्रिप्टो करेंसी दे देंगे वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल, आप अपना ओपिनियन, मतलब वो नहीं है कि बिटकॉइन डॉजकॉइन पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो जनरलाइज देते हैं ताकि सबको थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता हो। ये नहीं हो कि लाइक किसी की उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है या किसी की उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, वो वैसा टॉपिक देंगे नहीं, वो बिल्कुल जनरलाइज टॉपिक देंगे। एटलीस्ट यू नीड टू स्पीक, ऐसे नहीं कि चुप बैठ के आ जाओगे तो, या फिर और डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं होना। जहाँ तक मुझे लगता है अगर
तू डिसएग्री करते तो बता। नहीं, बिल्कुल। अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि लाइक 50% मैं इस साइड का बोलूँगा, 50% मैं उस साइड भी बोलूँगा, मैं लाइक बुरा नहीं बनना चाहता। यू कांट टेक अ स्टैंड, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि आप स्टैंड नहीं ले सकते। और अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो आपको उस समय लग रहा होगा कि नहीं मैंने तो दोनों साइड पे बोल दिया, तो मेरा तो वो प्लस ब्राउनी पॉइंट्स हो गए। वो ब्राउनी पॉइंट्स नहीं, आपको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। तो ये तो था यार ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ओवरऑल सब कुछ कवर हो चुका है। थर्ड राउंड आता है पर्सनल इंटरव्यू, और भी कम हो जाते हैं बच्चे। तो पर्सनल इंटरव्यू का तेरा क्या एक्सपीरियंस था, किस लेवल का क्वेश्चंस पूछते हैं, एचआर से टेक्निकल से रिलेटेड, वो सब कुछ कवर कर दो यार। ठीक है, तो बेसिकली पीआई अगर मैं स्पेसिफिक टू डेलॉयट बोलूँ और अपना इंटरव्यू बोलूँ, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मैं पार्ट टाइम मिमिक्री आर्टिस्ट। तो मेरा बस छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं गया तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वही पहला क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे भी मैंने वैसे किया था। तो मैंने ये जब ये वर्ड बोला पार्ट टाइम मिमिक्री आर्टिस्ट, तो वो थोड़ा सा इंट्रीग्ड हो गया कि यार ये क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप करोगे मिमिक्री। तो मैं थोड़ा सा वहाँ नर्वस हो गया, क्योंकि आप खुद सोचो मेरी पोजीशन पे रख के अपने आप को कि थोड़ा सा फॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है, वो बोल रहे हैं मिमिक्री करोगे। तो मैंने बोल दिया कि नो सर, लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल अभी जस्ट नाउ। तो उन्होंने बोला अभी करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा चिल्ला, मैंने कहा नहीं सर अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला या तो आप मिमिक्री कर दो किसी की, या तो आप छोड़ दो रूम, चले जाओ। तो तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा, मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाना पड़ा। तो मैंने बोला कि मैं मोदी जी की थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, तो फिर उनकी कर दूंगा। तो उन्होंने बोला 1 मिनट आपके पास, कुछ भी कर दो, कोई इशू नहीं है। तो जब मैंने वो ख़त्म किया तो फिर वो खुश हो गए, वो मैम और सर थे, वो दोनों आपस में हाई फाई दे रहे हैं, वो खुश हो गए, आपस में फन लविंग थे। तो उन्होंने बोला कि, और फिर वहीं पे वहाँ से मेरा बहुत ईज़ हो गया। वो आराम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे से, पर्सनली कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे। बट यहाँ से जब मैं जा रहा था, वहाँ से मुझे पता चल गया था कि मैंने लाइक ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, ये चीज़ था। बट 99.99% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मल जाता है वो ऐसे जाता है कि पहले वो आपसे एचआर के सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। जो एचआर क्वेश्चंस होंगे वो आपके सीवी से ही उठाए जाएंगे कि आपने जो भी लिखा है वो चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, कौन देख रहा है, तो वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं इंटरव्यूज लेने में, वो आपके आंसर, आप किस तरह से आंसर कर रहे हो उससे पहचान जाएंगे। और अगर वो एक बार में नहीं पहचान पाते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो आप फंसने से अच्छा है कि जो भी सीवी में ले जा रहे हो बिल्कुल एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होगे जो भी आप सच लिखोगे। और जो आपने मेंशन किया होगा, अगर आपने सही मेंशन किया तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता ही होगा ना कि क्या सीखा है आपने उस इंटर्नशिप या फिर पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस में। तो वो एचआर क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद कुछ आते हैं राउंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस अगर मैं ऑडिट डेलॉयट है तो ऑडिट के क्षेत्र में बात करूँ तो ऑडिट में वो कुछ वैसा कुछ मेजर बिल्कुल भी नहीं पहुँचेंगे, वो आपसे जीरो नॉलेज अबाउट ऑडिट पूछेंगे। बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। फॉर एग्जाम्पल जो आपने 11th में अकाउंट्स की, 12th में अकाउंट्स की, उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो उसी से जर्नल एंट्रीज या जो भी कुछ पूछेंगे वो 11th-12th के अकाउंट से पूछते हैं, ऑडिट से कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपका एक एचआर सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गया जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और अगर आप इंटरनेट पे ही टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर ऑडिट डालोगे तो फिर उनसे रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। तो आपका पूरा जो ये तीनों चीज़ें सिनेरियो हमने देखा वो सब आपको इंटरनेट पे ही मिल रहा है, बस आपको सही यूसेज आना चाहिए। सही बात है, सही तरीके से यूज़ करना सही टाइम पे। तो यार बाकी फन फैक्ट बोलूँ तो डेलॉयट ऑडिट हम 6th सेम में पढ़ेंगे और हम ऑडिट एसोसिएट्स के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब देख लो यार, गेस कि नॉलेज मिल गई होगी आप सभी को कि पर्सनल इंटरव्यू का क्या सीन रहता है। एंड जहाँ तक मैंने मेंशन किया कि ऑडिट प्रोफाइल हमारे 6th सेम में आएगी, ऑडिट सब्जेक्ट 6th सेम में आएगा, बट हमारी प्रोफाइल ही ऑडिट एसोसिएट के लिए हमारे इंटरव्यू 5th सेम में हो चुके हैं। तो ज़्यादा फील्ड से रिलेटेड नहीं पूछते, उस स्पेसिफिक फील्ड से, तो आपकी इन जनरल देखते हैं। एंड एज ए फ्रेशर वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते भी नहीं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, आप करंट सिचुएशन को किस तरह से हैंडल आउट कर पा रहे हो, प्रेशर को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो। अच्छा मेरे को ये बता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस प्लेसमेंट सेशन? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? और डिलॉयट में जैसे जैसे राउंड क्लियर हो रहे थे तो कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था या फिर ज़्यादा डर लग रहा था? क्या इमोशंस? सबसे पहले जब ये प्लेसमेंट सेशन ये आया, सबसे पहली कंपनी हमारे कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज में जो आई थी वो डेलॉयट ही थी। तो सबसे पहले तो बहुत डर लगा, जैसे ऑफकोर्स वो जैसी इन्फॉर्मेशन आई कि डेलॉयट आ रही है एंड पहला आपका वो ट्रेनिंग सेशन होता है, वो प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग कैंप वाला लगाते हैं कि क्या क्या होगा, वो पीपीटी करते हैं। तो फिर उसमें बैठे तो उसके जस्ट 1-2 दिन बाद टेस्ट था, तो उसमें बहुत डर लगा कि कैसे होगा। प्रिपेयर कर रहे थे, ऑफकोर्स प्रिपेयर कर रहे थे, प्रिपरेशन अपनी जगह, बट वही चीज़ है, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आपको नर्वसनेस नहीं होती ना तो समझ लेना आप सीरियस नहीं हो। अगर आपको डर लग रहा है तो एटलीस्ट आप खुश हो, बैक ऑफ द माइंड कि आप सीरियस हो, इसी वजह से आप नर्वस। तो जैसे ही
टेस्ट दे दिया। उस दिन फ्राइडे था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। सैटरडे संडे 2 दिन, क्योंकि रिजल्ट मंडे को ही आता है, तो फ्राइडे को टेस्ट दिया, फिर वो हाँ फिर वो 2 दिन गैप हो गया, तो वही उसी के बारे में सोच रहे हैं। लाइक आप बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे खुद के, बिल्कुल मैं कभी फिर शेयर करूँगा। तो हुआ क्या, जैसे वो 2 दिन गैप होगा तो पूरा बैक ऑफ द माइंड आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी एंजॉय भी कर रहे हो, तो बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद मुझे याद है मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरे को दोस्त का फ़ोन आया कि यार मेरा आ गया, मेरे पास मेल आ गई है और मैं बाहर हूँ, मेरे पास मेल आ गई है, तू फटाफट चेक कर। तो मैंने फ़ोन से चेक किया, फ़ोन में थोड़ा देर में लोड होती है, कई बार अगर आपने ऐप अपडेट नहीं किया तो नहीं आती, तो मैंने रिफ्रेश किया, नहीं आ रही, वो कॉल पे। तो मैंने उससे पैनिक में बोला कि तू रख, मैं अभी बाद में करता हूँ। मैं घर पहुँचा, कुछ नहीं, जूते चेंज नहीं, कुछ नहीं, लैपटॉप खोला, फटाफट किया, तो मेल आई हुई थी। बट जब तक वो जो 5 मिनट का मूवमेंट था, वो जो मेरी वो अनबियरेबल था, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जैसे एक पहला राउंड तो ये हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड राउंड था, वो वैसे बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन ले रही थी इस पर्टिकुलर टाइम पे, कोविड ऑफलाइन इंटरव्यू, एवरीथिंग वाज ऑफलाइन, तो ये काफी सही था। हाँ, जीडी और इसमें जो पर्सनल इंटरव्यू वो ऑफलाइन हुआ। तो सबसे पहले जीडी के लिए तैयार होकर गए मस्त, उन्होंने टॉपिक दिया। टॉपिक क्या था, डज डेडलाइन हैम्पर्स क्रिएटिविटी, ये टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल टॉपिक, नॉर्मल जी। बट वहाँ पे जाके मैं ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ऑनेस्टली। ठीक है, मतलब वो होता है ना, मैं वहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल फिर भी नहीं बोल पा रहे, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो पहले ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया। अब बात क्या थी, मैं क्यों नर्वस हो रहा था वहाँ पे, जो पॉइंट्स मैं सोच रहा था वो होता नहीं, दूसरा वाला ऑलरेडी वो बोल रहा था, तो मैं वो पॉइंट्स दोबारा उठा नहीं सकता था। फिर मैं आई वॉज अ थर्ड वन टू स्पीक, मैंने बोला बट कॉन्फिडेंटली बोला जितना भी बोला। उसके बाद किसी और ने बोला तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया, तो वही वो चीज़ उन्होंने नोटिस किया जो भी उन्होंने किया। तो उसके बाद मैंने एक कंक्लूड भी किया, एक कंक्लूडिंग लाइन भी बोली, तो इतने से मुझे भी लग रहा था कि हो जाना चाहिए। कितने मिनट चलता है ये जीडी राउंड अराउंड 15 to 20 मिनट्स। अच्छा 50, और कितने पैनल मेंबर्स? 7 पैनल मेंबर्स होते हैं, 2 to 3, और जो लोग बैठते हैं वो 7 to 8। तो उसमें मुझे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंटली बोला, कंक्लूडिंग लाइन भी बोली, क्वेश्चन भी पूछा, तो मतलब मैंने सब कवर कर दिया था, जो जीडी में ज़्यादातर होता है। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू में लिस्ट, अराउंड 90 to 100 लोग थे, मतलब 60 लोग वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गए, 160 हमारे जीडी में थे, 160 से रिजेक्ट होकर 90 हो गया, मतलब 70 लोग रिजेक्ट हो गए अराउंड। तो अब वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पर्सनल इंटरव्यू के इंस्टेंस, वो थोड़े से मैं कहूँगा लकी था, मैं लक में मानता हूँ, इस वजह से मैं लकी था, क्योंकि वो सर थोड़े से फ़नी थे। अगर वहीं पे कोई वैसा होता जो टेक्निकल क्वेश्चन वाला थोड़ा सा सीरियस होता, शायद मैं नहीं दे पाता, नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा मैं पर्सनल इंटरव्यू को जो भी है वो मैं लक को देना चाहूँगा कि लक की वजह से हो गया, बाकी बस। लेकिन पूरा जो ये जर्नी था वो बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिली। स्पेशली अभी आप जब 1.5 साल से सोसाइटीज़ के या किसी भी इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ आप ऑनलाइन देते हो, एकदम से बोल दिया जाए ऑफलाइन है पहला, तो उस समय बिल्कुल अलग फील होती है। वैसे क्या होता है, लाइक आप शॉर्ट्स में बैठे हो, ऊपर बस फॉर्मल शर्ट डाल ली एंड आप इंटरव्यू दे रहे हो, बट यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से होकर पूरा फॉर्मल पहन के जाना है, देन आपको इंटरव्यू देना है और बिल्कुल अच्छे से देना है। तो इसमें ये बिल्कुल एक्सपीरियंस ऑफकोर्स अलग था। तो यार ये प्लेसमेंट के बारे में पूरी वीडियो हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, बट कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, तो फटाफट आंसर्स देने हैं एंड सिलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूछूंगा, तो आपको भी मज़ा आएगा एंड आपसे रिलेटेड ही है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स वाले देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो आपको भी शायद ये फेस कर रहे होगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटर्नशिप वर्सेस सोसाइटीज़, यू नीड टू सिलेक्ट वन। तो मैं चूज़ करूँगा इंटर्नशिप्स। ये इसका रीज़न यही है, जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको एक सॉलिड इंटर्नशिप दे सकती है, वो सोसाइटीज़ नहीं दे सकती। सोसाइटीज़ लाइक मैं सारी सोसाइटीज़ के लिए ऑफकोर्स नहीं कह रहा, 90% ऑफ द सोसाइटीज़ आपको कई बार पॉलिटिक्स में उसमें करती हुई हैं कि पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो फॉर द कोर पोजीशन। आप फर्स्ट ईयर में तो आपको सिर्फ कोर पोजीशन दिखती है, आप उस पर्सपेक्टिव को लेकर काम करते हो। बट इंटर्नशिप में आपकी कोई पोजीशन है वो नहीं होती, आपको एक पोजीशन मिली है, 2 महीने काम करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, एंड वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और एक अच्छा मेंटोर वहाँ पर अगर आपको मिल जाए, तो वो जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा है, तो वो उससे अच्छे आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोसाइटीज़ चूज़ मत करो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप सोसाइटीज़ एंड इंटर्नशिप्स दोनों हैंडल कर सकते हो तो बेस्ट केस सिनेरियो। बट इन केस इफ़ यू हैव टू गो फॉर लाइक सोसाइटीज़ वर्सेज इंटर्नशिप्स, तो मैं कहूँगा आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाना चाहिए। लाइक आपको, आप क्या चूज़ करते हैं? आई डेफिनेटली गो विद इंटर्नशिप्स। यार इंटर्नशिप से भैया, या फिर मैं इंटर्नशिप्स के नहीं तो खुद का कुछ करो, इवन कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उत्कर्ष ने इंटर्नशिप्स बहुत की है, एज वेल एज सोसाइटीज़ में भी काफ़ी रहा है। मैं सोसाइटीज़ में रहा हूँ, इंटर्नशिप्स मेरी इतनी है नहीं, जहाँ तक मुझे याद है तो एक इंटर्नशिप की है मैंने। तो यार वो मैटर नहीं करती, जहाँ से आप प्रैक्टिकल स्किल सीख पा रहे हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2 इज ब्रांडेड इंटर्नशिप वर्सेज सिंपल छोटी मोटी इंटर्नशिप्स किसी भी कंपनी में। हाँ, या फिर स्टार्टअप्स में वैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा, लाइक इससे मेरा 50-50, बट मेरे को अगर एक चूज़ करनी पड़े हो तो मैं ब्रांडेड इंटर्नशिप्स चूज़ करूँगा कंपेयर टू स्टार्टअप। द रीज़न भी इंटर्नशिप नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आने वाले ब्रांडेड इंटर्नशिप्स है, ये आने वाला ब्रांडेड इंटर्नशिप्स है। तो फिर
ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स में आपको नहीं करनी चाहिए, मैं दोनों साइड की रीज़न देता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रांडेड इंटर्नशिप्स क्या होता है, अगर आपको एक भी जगह ब्रांडेड इंटर्नशिप मिल गई है, फॉर एग्जांपल मेरी जो पहली ब्रांडेड इंटर्नशिप आई वुड से कि अर्बन कंपनी में थी, उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया ना फॉर लाइक इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल, तो जो मेरा पूरा इंटरव्यू बेस्ड था वो अर्बन कंपनी में बेस्ड था कि आपने यहाँ पे क्या क्या कैसे किया। तो अब फिर जब मैंने नीति आयोग में अप्लाई किया, वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ, वो मेरा बेस था इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल एंड अर्बन कंपनी पे। ठीक है। तो एक ब्रांडेड इंटर्नशिप आपको मिल जाती है तो आपको एक फॉलो ऑन मिल जाता है, कनेक्ट होती रहती है। एग्जैक्टली, एक हेड स्टार्ट मिल जाता है दूसरी ब्रांडेड इंटर्नशिप पकड़ने के लिए। बट एवरीथिंग बिसाइड्स, जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो एक स्टार्टअप में ही थी। तो पहली इंटर्नशिप स्टार्टअप में, ऐसा नहीं कि मेरी पहली इंटर्नशिप अर्बन कंपनी थी, तो मैंने जब स्टार्टअप में किया वहाँ पे मुझे वर्क एक्सपीरियंस मिला, तब जाके मैं उस काबिल बन पाया कि मैं उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाऊँ, अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाऊँ, और वहाँ पे जाके तब मेरी इंटर्नशिप सेलेक्ट हुई। अगर वो शायद स्टार्टअप की इंटर्नशिप नहीं होती मेरे पास, तो हो सकता है वो देते ही ना, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड ही थी कि एटलीस्ट यू शुड हैव वन प्रायर इंटर्नशिप और किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया होना चाहिए। तो मैंने उस रोल में ऑलरेडी एक स्टार्टअप में की, तभी मुझे उस रोल में एक बड़ी कंपनी में मिली। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी, आप कर ही नहीं सकते डायरेक्टली ब्रांडेड इंटर्नशिप अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई रेफरेंस हो। यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में, या फिर हमेशा चिल करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ? अपने एक्सपीरियंस पे बताना। देखिए ये दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लाइक आपको दोनों चीज़ें करना आना चाहिए। मतलब कॉलेज में मैं कहूँगा एक वर्ड, आपको टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते कॉलेज में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको कुछ टाइम्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा कुछ टाइम से, जहाँ पे आपको एक फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उन्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं, अवॉइड करना पड़ेगा। बट अब ऐसा भी नहीं कि आप 100% ऑफ द टाइम तो आपको बुला रहे हो और हर बार आप कह रहे हो कि नहीं बाद में ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको इसी में बैलेंस रखना है। आपको कुछ टाइम्स उनको अवॉइड करना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं कि 100% ऑफ द टाइम आपको, आप कॉलेज में हो, कॉलेज का मतलब दूसरा मतलब क्या होता है, एंजॉय करो, चिल आउट करो, घूमने जाओ, अलग अलग जगह वेंचर आउट करो, ट्रिप्स पे जाओ, यही तो होता है कॉलेज लाइफ। तो आपको बैलेंस आउट करना चाहिए। तो मैं लाइक इसमें चूज नहीं कर सकता, इसमें बैलेंस आउट आपको करना जरूरी है। यार एक साइड आप इंक्लाइन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, एक साइड इंक्लाइन होगे तो 3 साल बाद फिर आप रिग्रेट में रहोगे। बिल्कुल, आप वही चीज़ है, अगर आप एक साइड सैक्रिफाइसेस करते रहोगे तो 3 साल बाद आपने क्या मेमोरीज बनाई, वही उसके बाद अगर मेमोरीज बनाते रहोगे तो 3 साल बाद फिर रिग्रेट होगा कि यार करियर तो बनाया ही नहीं, मेमोरीज ही रह गई। वही वीडियो नहीं देखी, मेमोरीज बना रहे हैं। एग्जैक्ट, ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। तो आपको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कॉलेज एकेडमिक्स वर्सेस कोर्सेज, बताओ। ये तो बहुत इजी हो गया। आपको कोर्सेज के लिए जाना चाहिए, आई गेस ये भी एग्री करेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप कुछ सीख सकते हो, दैट वुड ऑलवेज बी अप ओवर अकेडमिक्स, कॉलेज एकेडमिक्स। क्योंकि कॉलेज एकेडमिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप ये नहीं कि पढ़ना छोड़ देना, बट जो 10 ईयर्स आती है दैट इज़ मोर देन हेल्पफुल। तो आप वो उससे आराम से पढ़ सकते हो। एंड ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो ग्रेड्स बहुत ज़रूरी थे कॉलेज के ग्रेड्स। अगर आपको लग रहा है कि 6 या 7 CGPA ला के अरे चल जाएगा, ऐसा नहीं चलता। काफ़ी सारे जो मार्क्स इज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, काफ़ी सारी जो फर्म्स होते हैं, ये जो पूरी सीरीज़ ही है प्लेसमेंट वाली, आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी लाइक अगर आपकी 7 CGPA से कम है, तो आपको वो तो मेंटेन रखनी ही है एटलीस्ट। तो अगर आप शुरुआत में ही जितना, जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर से जितना पुश कर सकते हो शुरुआत में, तो अगर बाई चांस अगर बाद में कम भी आती है तो वो मैनेज हो जाती है, एवरेज हो जाती है। बट अगर शुरुआत से आपकी कम रहेगी तो आपका मोटिवेशन भी डाउन जाएगा एंड आपको दिक्कतें भी आएंगी। दोनों चीज़ बैलेंस आउट करनी ज़रूरी है। बैलेंस, और इतना कोर्स नहीं होता, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स इतना होता नहीं। और अगर आप सेपरेट आउट कर भी दोगे ना, आपकी कितने 12 महीने होते हैं, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 6 महीने से 3 महीने आपकी छुट्टियां वगैरह, कभी कुछ होगा, कभी कुछ, कभी स्ट्राइक होगी, कभी कॉलेज बच्चे नहीं जा रहे, तो 3 महीने आपके पास सेपरेट होते हैं यार। 1 महीने के अंदर कोर्स निपट सकता है। वो तो ये हम पर है कि करें या ना करें, हम करते नहीं है 1 महीने में। बात वो है कि हम लास्ट पे ले जाते हैं। बिल्कुल, बट आप अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो। लाइक ऑफ कोर्स साइड बाय साइड कोर्सेज भी करो। काफ़ी सारे कोर्सेज है, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इस पर काफ़ी सारे कोर्सेज फॉर फ्री हैं। और बेसिक कोर्सेज लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो आपको एटलीस्ट जब आप कॉलेज लाइफ एंड करो ये तो आने ही चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है। तो ऑफ कोर्स आप कोर्सेज भी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो, पढ़ाई भी करो, दिक्कत क्या है, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो। इतनी सारी चीज़ बोलने के बाद बोले एंजॉय करो। भैया आप तो फोमो दे रहे हो। हो जाता है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आया मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने में, आई होप कि ऑडियंस को भी आया होगा। तो यार जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को इनसाइट्स मिले होंगे, काफ़ी मज़ा भी आया होगा वीडियो देखने में। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है उत्कर्ष का। उत्कर्ष ने बेन के लिए भी अप्लाई किया था, ठीक है।
तो मेन का एप्टीट्यूड टेस्ट डिफिकल्ट होता है, तो मैं रिजेक्ट हो गया था एप्टीट्यूड टेस्ट में, बट इसका सिलेक्ट हो गया था। सीवी वेटिंग में 700 बच्चे बैठे थे, उसके बाद 250 बच्चे एप्टीट्यूड में गए थे, तो हमारा सीवी वेटिंग हो गया था। एप्टीट्यूड में रिजेक्ट हो गया, 250 बच्चों में से आगे गए। 250 में से जहाँ तक मुझे लगा 25 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एप्टीट्यूड में, जिनका हुआ था केस स्टडी राउंड या फिर गेस्टिमेट्स। तो वो भी क्लियर करने के बाद लास्ट बचे 15 बच्चे जिनका हुआ फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, और 15 में से 4 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, बाकी सब रिजेक्ट हो गए थे। तो ये फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू तक गया था। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा कंसल्टिंग फर्म्स का भी साथ के साथ, तो आपको इंसाइटफुल रहेगा। तो कंसल्टिंग की अगर मैं बात करूं तो पहला राउंड तो ऑफकोर्स, हाँ पहले राउंड की अगर मैं बात करूं, जैसे डेलॉइट वाले में जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था उसमें कैमरा ओपन था एंड माइक ओपन था, एंड आपको 90 मिनट्स ऑफकोर्स बिल्कुल भी हिलना नहीं है, वरना वो जो भी प्रॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहा है वो बंद कर देगा आपका पेपर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट बेन में बच्चे खुश हो गए थे, खुश इस वजह से हो गए थे कि ना तो उसमें कैमरा खुला था ना उसमें माइक है, तो सब बच्चे खुश हो गए कि अब तो क्या ही पढ़ने की ज़रूरत है, चल मारने लगे। उन्होंने बोला चीटिंग करेंगे आराम से, 1-2 लोगों को बुला लेंगे, आराम से चीटिंग हो जाएगी। बट जब पेपर सबने देखा, टाइम सेम था सबका पेपर का, तो जब पेपर सबने देखा गूगलेबल कुछ है ही नहीं। अच्छा यार बहुत डिफिकल्ट थे यार क्वेश्चन, मेरे से नहीं हुए थे ऑनेस्टली। गूगलेबल कुछ नहीं था, आपको खुद ही वर्कआउट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो अब आप खुद सोचोगे, अब अगर आपको अगले साल भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, वो नहीं देंगे, तो आपको खुश नहीं होना है पहले ही कि अरे हो गया, अब तो हो गया क्लियर। तो वो गूगलेबल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, तो आपको खुद वो क्वेश्चंस वर्कआउट करने थे। तो ऑफकोर्स सबने फिर क्वेश्चंस खुद वर्कआउट किए, एंड जैसे तुषार ने बताया लाइक 25 के अराउंड हुआ फिर अगले राउंड में। बाकी जो वो थे सेक्शंस थे वो सेम थे, उसमें कुछ अलग नहीं था, बट वही क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो इस फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो गेस्टिमेट राउंड था। गेस्टिमेट बेसिकली होता क्या है कि लाइक आपको कोई एक रैंडम स्टेटमेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉफ़ी लवर्स इन इंडिया, या डेली कॉफ़ी कितनी कंज्यूम होती है इंडिया में। गेस्टिमेट में बेस्ट पार्ट जो होता है उसका कोई एग्जैक्ट आंसर कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होता, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल आप नहीं बता सकते। आपकी बस वो अप्रोच देखते हैं कि आप कैसे नंबर्स के साथ खेलते हो, आप नंबर्स के साथ कितना कंफर्टेबल हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि नंबर ऑफ कॉफ़ी लवर्स इन इंडिया, कोई स्टार्ट कर सकता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, कि टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है। अर्बन में भी Tier 1 सिटी में कितना रह रहा है, Tier 2 सिटी में, Tier 3 में, ऐसे डिवाइड कर सकता है। कोई हो सकता है वो यहाँ पे जाए ही ना, वो दूसरे अप्रोच अपनाए। दूसरा अप्रोच कितना, फॉर एग्जांपल कि पर्टिकुलर प्रोड्यूस कितनी होती है, प्रोड्यूस से वो कर सकता है कि इंडिया में कॉफ़ी कितनी प्रोड्यूस होती है, फिर वो उस हिसाब से देख सकता है कि इतने परसेंटेज इंडिया में रहती है, इतने परसेंट एक्सपोर्ट होती है, तो फिर ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा बिल्कुल होती है, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद। तो आंसर इसका कुछ एक होता नहीं, सबकी अप्रोच अलग अलग होती है, तो वो आपकी अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन आंसर। तो आपको अपने अप्रोच पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वो एक आपको गेस्टिमेट देंगे एंड आपको 10 मिनट देंगे आंसर करने के लिए, तो आपको अप्रोच समझानी है कि कैसे आप उस आंसर पे है। ये एक हो गया। 2 गेस्टिमेट्स होते हैं, लाइक 20 मिनट्स का वो होता है। अच्छा। तो वो भी मैंने दोनों क्लियर कर लिया, तो गेस्टिमेट्स, तो फिर वो वाला इंटरव्यू क्लियर हो गया। एंड में जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ वो बहुत बढ़िया इंटरव्यू था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है, तो ये प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो उसमें इंटरव्यू हुआ, नॉर्मल इंटरव्यू था एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया, और मैं कॉन्फिडेंट था कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू जो है वो जूम पे हो रहा था, तो आपको जूम पे पता होगा, जूम प्रीमियम पे ब्रेकआउट रूम्स होते हैं। तो ब्रेकआउट रूम्स में हमें डाल दिया गया, तो वो वहाँ पे पैनलिस्ट थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब आप ब्रेकआउट रूम लीव करते हो तो आप मेन रूम में वापस आ जाते हो जूम की। ठीक है। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, और वो माइक खुला हुआ था मेरा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड थोड़ा इन्फॉर्मल वे में आ गया कि अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया, थोड़ा मैंने इन्फॉर्मल चीज़ें बोल दी। बस मैंने नोटिस नहीं किया कि HR वहाँ बैठी है एंड माइक खुला हुआ था। तो जैसे ही वो मैंने इन्फॉर्मल चीज़ें लाइक कुछ बोल दिया, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो HR का लाइक वो बोलती है कि उत्कर्ष आर यू स्टिल देयर। तो मैं बिल्कुल चिल आउट हो गया, मैं बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया। तो मैंने कहा सॉरी, और मैंने लीव कर दिया। बट वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मल चीज़ें हो गई थी, तो मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसमें एक चीज़ छुपी है, एक लेसन छुपा हुआ है आपके लिए। वो लेसन ये है, कभी भी इर्रिस्पॉन्सिबल मत होना थ्रू आउट द प्लेसमेंट सीजन। जहाँ से स्टार्ट होता है ये चीज़, CV वेटिंग से लेकर एंड पर्सनल इंटरव्यू तक, कभी भी लीनियंसी मत अपनाना, कभी भी मत अपनाओ यार, कहीं बिल्कुल भी आप नहीं जा रहे हो तो ये चीज़ बनती है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ लाइटली मत लेना कि अरे ये क्या है, ये तो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने सुन लिया कि 15 दिन पहले, तो आप ज़रूरी नहीं 15 दिन ही पहले स्टार्ट करो, 1 महीना पहले स्टार्ट करो, आपको फिर वही है। तो वही वाली चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ स्पेशली प्लेसमेंट सीजन में लाइटली इस वजह से नहीं लेनी, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड होता है। कई सारे दोस्त तुषार के मेरे हैं जो अब फ़ोन करते हैं कि यार पहले उन्होंने शुरुआत में कहा कि लग गई तो सही, नहीं लगी तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बिल्कुल लाइटली। दोस्तों की लगने लग जाती है ना, तो वही कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है यार, होल्ड तो कर रहे हो ऊपर,
एग्जैक्टली तो वही वाली चीज़ है जब अब बोलते हैं यार प्लीज़ उस समय तो लाइटली ले लिया, अब वो सीरियसली कर रहे हैं। बट अगर उन्होंने पहले से की होती तो पहले काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ जाती रहती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइक श्रिंक होती रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज आएंगी अब कमी होंगी जितनी। तो आपको शुरुआत से ही सीरियस रहना है, जैसे ही प्लेसमेंट सीजन है आप सीरियस रहो। एक बार आपके पास ऑफर आ गया फिर वापस चिल आउट करो, सही बात है, क्या दिक्कत है। बट महीने की तो बात है। बिल्कुल, तो उस पर्टिकुलर सीजन में आपको बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, बिल्कुल भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए। सो आई गेस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उत्कर्ष के एक्सपीरियंस से, ठीक है। एंड इसने सारा एक्सपीरियंस खोल के रख दिया भाई इस वीडियो के अंदर। 30 मिनट की आई गेस हो गई ये वीडियो। सो थैंक यू उत्कर्ष फॉर जॉइनिंग विद मी एंड सभी को गाइड करने के लिए कि कैसा रहता है प्लेसमेंट का सीन, डिलॉयट कंपनी का स्पेसिफिक बोल लेते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो आई होप कि सब कुछ बढ़िया रहा होगा एंड सभी को पसंद भी आएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी रीच आउट कर सकते हो यार, कर देगा रिप्लाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड बाकी लास्ट नोट पे कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच तुषार फिर से कि लाइक इनवाइट किया इस पर्टिकुलर सीरीज़ पे। एंड ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, फ्रेशर्स हो चाहे सेकंड ईयर हो, ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको। लाइक अभी और भी कंटेंट आएगा इससे रिलेटेड। और डी बस को लाइक ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, प्लेसमेंट सीजन आने ही वाला है तो इसको भी सपोर्ट करो। इतना ज़्यादा मेहनती, ऑलरेडी 7000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो उसके भी इसको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। और साथ में इसका भी प्लेसमेंट हुआ है KPMG में, बस हम्बल है तो बोलता नहीं है, बाद में शेयर करेंगे। बिल्कुल, तो इसका जो KPMG का पूरा प्रोसेस था वो ये खुद आपको बता देगा किसी दिन वीडियो। तो बस बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ के, थैंक यू सो मच। यार वैसे तो ये भी बहुत हम्बल इंसान है, देखो आप सबको पता लग गया होगा ना कितना इजीली रीच आउट कर सकते हो आप इसको। लिंक्डइन पे करो, वहाँ पे भी रिप्लाई आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आ नहीं रहा भाई, हम मोटिवेट कर रहे हैं इसको यूट्यूब पे आने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपनी पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसी पे ही लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू।